हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक वेब सीरीज़ के बारे में। आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि मैं किस वेब सीरीज़ के बारे में आज आप लोगों से बात करूँगी। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेब सीरीज़ थी और ये इसका फोर्थ पार्ट था, द क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 4, जिसमें थे पंकज त्रिपाठी, आशा नेगी, सुरवीन चावला और श्वेता प्रसाद बासु। और इसमें थे मोहम्मद ज़ीशान आयूब। मोहम्मद ज़ीशान आयूब की शक्ल मुझे ना पीयूष मिश्रा से बहुत मिलती है। पीयूष मिश्रा भी जाने माने एक्टर हैं और ओटीटी पर उनकी काफ़ी वेब सीरीज़ आती जाती रहती हैं। जैसे कि अभी उनकी मैंने कुछ दिन पहले इल्लीगल नाम की वेब सीरीज़ देखी थी, जो ऑब्वियसली वो भी लॉ पर बेस थी, मतलब कोर्ट रूम पर आधारित वेब सीरीज़ थी, जिसमें केसेस में कैसे वकीलों की पॉलिटिक्स होती है और किस तरीके से अगर पॉलिटिशियन जो है वकील हो, या आप कह दो कि किसी वकील का सपना पॉलिटिशियन बनने का हो, तो फिर एक अलग से ही सिचुएशन क्रिएट होती है। तो कुछ ऐसे ही तर्ज पर आधारित थी इल्लीगल। तो काफ़ी समय से मैं ये कोर्ट रूम ड्रामा टाइप वेब सीरीज़ देख रही थी। तो फिर बारी आई ये क्रिमिनल जस्टिस की सीज़न 4 की। लेकिन सीज़न 4 से भी पहले जो इसके सीज़न आए थे, सीज़न 2, सीज़न 3, उन्हें मैंने पहले देखा, फिर बाद में सीज़न 4 देखा। और जो सीज़न 1 है क्रिमिनल जस्टिस का, वो मैंने काफ़ी साल पहले ही देख लिया था, जब ये आया था 2020 या 21 के आसपास। तो वो तो मैंने देखा हुआ था, जिसमें जैकी श्रॉफ थे और विक्रांत मैसी थे। तो ये सेकंड थर्ड मैंने नहीं देखा था, तो फोर्थ देखने से पहले मैंने सेकंड थर्ड देखा। और फिर जाकर मैंने अभी हाल ही में सीज़न 4 ख़त्म किया। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू करूँगी। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, अगर मैं आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल विजन से अगर इस सीज़न को देखूँ, सीज़न 4 को, तो ये पहले, दूसरे और तीसरे से कई ज़्यादा अपलिफ्ट हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ सीज़न पहले इतने हाइप क्रिएट कर देते हैं, फिर सेकंड जब आता है तो वो हाइप टूट जाती है। और कभी कभी सेकंड में भी वो हाइप बरकरार रहती है, लेकिन जब तीसरा सीज़न आता है तो मुंह के बल गिरता है। तो कभी कभी तो पहले सीज़न से ही जो है पब्लिक निराश हो जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैंने इसमें देखा है। मैंने इसके सारे ही सीज़न देखे हैं क्रिमिनल जस्टिस के, और मैं कहूँगी कि हर सीज़न पहले सीज़न से बेहतर है और अपलिफ्ट हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगी कि ये राइटर्स की बहुत बड़ी, मैं इसे उपलब्धि मानती हूँ कि हर सीज़न पहले के सीज़न से बेहतर है। ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है, और इस सीज़न में भी मुझे ये देखने को मिला। और मुझे तो ये सच कहूँ सीज़न बहुत ही पसंद आया। इसमें वो सारे एलिमेंट्स थे जो एक सक्सेसफुल वेब सीरीज़ को चाहिए होते हैं, एक वेब सीरीज़ के सीज़न को चाहिए होते हैं। ऐसा ही मैंने बहुत ही बढ़िया सीज़न देखा था असुर का। असुर सीज़न 1 जो 2020 में आया था, मार्च के महीने में, जिसने सभी को देखने पर मजबूर कर दिया था। इसका नाम, इसका जो टाइटल म्यूज़िक था, वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। उसके बाद लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था इसके सेकंड सीज़न का। लेकिन जैसे ही इसका सेकंड सीज़न आया, लिटरली लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि जो बेंचमार्क फर्स्ट सीज़न ने सेट किया था वो सेकंड सीज़न नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी क्रिमिनल जस्टिस में हर सीज़न जो है वो एक सीढ़ी ऊपर ही चढ़ा है। और इसमें सिर्फ पंकज त्रिपाठी ही नहीं, बल्कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सपोर्टिंग आर्टिस्ट हों, चाहे वो जूनियर हों, सीनियर हों, न्यू कमर हों, सब ने जो है
अपना 100% दिया है और ये सबकी मेहनत है, सबका इसमें इक्वली कंट्रीब्यूशन है। ऑफ कोर्स इसमें सबसे मेन हाईलाइट तो पंकज त्रिपाठी हैं। पंकज त्रिपाठी की जर्नी भी बड़ी मज़ेदार रही है। ऐसे रोल से उन्होंने अपनी शुरुआत करी जहाँ पर उनको नोटिस भी किया नहीं जाता था, बिल्कुल अननोटिसेबल थे और एक ऐसा टाइम आया कि वो नोटिसेबल कैरेक्टर हो गए। तो ये एक बड़ी शानदार जर्नी पंकज त्रिपाठी की भी है कि आज की तारीख में बॉलीवुड में और ओटीटी में उनके काम को काफ़ी पसंद किया जाता है और काफ़ी डिमांड में है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और क्यों पंकज त्रिपाठी को इतना ज़्यादा जो है काम मिल भी रहा है, तो उसका रीज़न ही आपको इस सीज़न में बता दिया जाता है, सीज़न 4 में। क्योंकि पंकज त्रिपाठी का जो चेहरा तो छोड़िए, जो उनके बोलने का अंदाज़ है वो बिल्कुल आम इंसान को बहुत ज़्यादा अपने से रिलेट कर पाता है। और यही वजह है कि पंकज त्रिपाठी की जो सादगी है, वो सादगी उनके एक्टिंग को चार चांद लगाती है। और ये उनको ब्रेक मिला बरेली की बर्फ़ी फ़िल्म से, जिसमें कृति सेनन के वो पिता बने थे। और फिर आप देखिए वक्त की कैसी करनी, देखिए कि मिमी जो फिल्म आई थी कृति सेनन की, उसमें एक तरीके से ये इनके साथ थे, एज अ लीड थे। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इनके कृति के हीरो थे, लेकिन हीरो के बराबर का ही रोल पंकज त्रिपाठी को मिला था मिमी नाम की जो फिल्म आई थी, जिसमें वही आप कह सकते हैं सैरोगेसी से शायद ये रिलेटेड ये फिल्म थी। तो ओटीटी पर शायद ये रिलीज़ हुई थी, आई डोंट नो, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि वो एक वायरस आया हुआ था, तो उसकी वजह से भी फ़िल्में जो हैं वो ओटीटी पर ही रिलीज़ हो रही थी। आई डोंट नो शायद ये फ़िल्म हॉल पे रिलीज़ हुई है, ये कहाँ हुई है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। लेकिन पंकज त्रिपाठी की जो करियर है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गौर करने लायक है। वहीं पर मैं श्वेता प्रसाद बासु की बात करूँ ना, तो लिटरली जब मैं उनको देख रही थी ना, मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिया सा फील हो रहा था, क्योंकि मैं इनको देखा करती थी कहानी घर घर की में। ये साक्षी तन्वर और किरण करमरकर की ओम और पार्वती की बेटी श्रुति का इन्होंने किरदार निभाया था, और वहीं से जो है लोगों ने इनको देखना शुरू किया था। उसके बाद तो इन्होंने एकता कपूर के कई शोज़ में बाल कलाकार के रूप में काम किया। फिर तो जो ये बड़ी होकर इन्होंने जो काम किया, जो भी इनकी लाइफ की कंट्रोवर्सी रही, वो तो आपको पता ही है। और फिर इनकी जो एक फ़िल्म आई थी मकड़ी, जिसमें वो गाना आज भी मैं सुनती हूँ, ओ पापड़ वाले पंगा ना ले, थप्पड़ पजेगा पंगा ना ले। तो वो देखकर बड़ा ही अजीब सा लग रहा था कि जिसको आप छोटे से फ्रॉक पहनकर दो चोटियाँ बनाकर घूमते हुए सीरियल में देखते थे, आज वो एक लॉयर का किरदार निभा रही है और बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये सीज़न 3 में भी थी श्वेता प्रसाद बासु क्रिमिनल जस्टिस के, और इसमें एक सीनियर एक्ट्रेस रह चुकी हैं मीता वशिष्ठ। ये जो थी ये सीज़न 2 में थी और अब जाकर इन्हें सीज़न 4 में लाया गया है। मीता वशिष्ठ भी काफ़ी सीनियर एक्ट्रेस हैं और बहुत ही मंझी हुई कलाकार हैं, और इनकी फ़िल्में तो मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये आर्टिस्ट हैं। तो मुझे इनका काम तो बहुत पसंद है और मुझे एज अ पर्सनालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इनका भी अभिनय काफ़ी काबिले तारीफ़ है, जितना भी है। अपने मैं कहूँगी एक्टिंग में इसकी जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है अपने रोल में, आप कह सकते हैं कि इन सभी ने अपने किरदारों के साथ जस्टिस किया है। अब मैं बात करूँगी आशा नेगी की, तो आशा नेगी को भी हम सीरियल्स में देखा करते थे, पवित्र रिश्ता में, फिर ऋत्विक के साथ इनकी पेयरिंग हुई नचबलिए में, फिर ये जीते, फिर ब्रेकअप हुआ। तो आशा नेगी को भी मैंने ओटीटी पर पहली बार ही देखा है। हालांकि इससे पहले भी वो ओटीटी पर आई होंगी, बट ये पहला मेरा इनकाउंटर था इनके साथ ओटीटी पर, क्योंकि मैंने शायद इनको पहली बार ओटीटी पर देखा है। अगर इनके कोई वेब सीरीज़ आई होंगी इससे पहले तो मैंने नहीं देखी। और उधर मैं बात करूँगी सुरवीन चावला की, तो सुरवीन चावला को भी मैं सीरियल्स
में देख चुकी हूँ, कहीं तो होगा सीरियल में भी देख चुकी हूँ। और एक शो आया करता था 24, जिसमें अनिल कपूर थे, जो 3 महीने की कहानी थी। उसमें भी सुरवीन थी, जो सन 2016 में आया था। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि उसमें एक ऐसी ही वायरस का जिक्र हुआ था जिसकी वजह से जो सारे लोग हैं वो घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं और बड़ा इन्फेक्शन हो जाती है और लोगों की जान तक बनाती है। आप सोचिए, सन 2016 में ये बात मैंने जो देखी थी, इस सीरीज़ में देखी थी। और सन 2020 में एक्चुअल में एक ऐसा वायरस आया जिसने हमें घरों में कैद कर दिया। तो ये क्या ये प्रेडिक्शन थी या क्या था, पता नहीं बॉलीवुड वालों को कैसे ये सारी बातें पता चल जाती हैं। मैं तो खुद बड़ी हैरान हूँ। बट खैर एनीवे, मैं बात करूँगी इस सीरीज़ के बारे में। तो जिस तरीके से कहानी शुरू होती है और आपको कई जगहों पर ऐसा लगेगा कि भाई आपने तो केस सॉल्व कर लिया, और एंड में भी आपको ऐसा लगेगा जब ये ऑलमोस्ट अपने अंतिम पड़ाव पर होगा ये सीज़न, तब भी आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये इंसान असली दोषी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसकी 2 एंडिंग है। एक एंडिंग वो है जो हमें महसूस होती है, जो हमें लगता है कि हाँ भाई अब ये सीज़न ख़त्म हो गया है। लेकिन नहीं, इसके बाद की भी जो एंडिंग है, और जो एंडिंग है वो काफ़ी मतलब आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत ही दिमाग लगाकर ये सीज़न लिखा गया है। मैं राइटर को जो है ग्रैंड सैल्यूट देना चाहती हूँ, मैं एक्टर्स को भी ग्रैंड सैल्यूट देना चाहती हूँ, डायरेक्टर, जितने भी टेक्नीशियंस हैं सबको। मैं, अगर वो लोग देख रहे होंगे, आई डोंट नो, देख तो सकते नहीं हैं क्योंकि मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ, वीडियो नहीं, तो मैं शायद अपना सैल्यूट दिखा सकती, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि जो जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं, और इसमें कुछ चीज़ों ने ना मुझे बड़ा अपनी तरफ काफ़ी सोचने पर मजबूर किया कि अगर आपको झूठ को सच बनाना है तो उसको आपको बताना नहीं बल्कि दिखाना है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लिक हुई कि कभी कभी वाकई जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही होती है ना, वो एक्चुअल में हमारे सामने एक झूठ दिखाया जा रहा होता है, बताया नहीं, दिखाया जा रहा होता है, और हम उसी को ही सच मान लेते हैं। जैसे कितने हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये एक्सीडेंटली ये घटना घटी है, लेकिन वो एक्चुअल में उस झूठ को हमें दिखाया जा रहा होता है कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, बट एक्चुअली इसके पीछे जो कहानी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ में आई, क्योंकि देखिए बॉलीवुड जो है ना वो खुद ही अपने आप को एक्सपोज करता है, वो खुद ही ऐसी चीज़ें बता देता है, अपनी सच्चाई बॉलीवुड ही बयान करता है। वो बात अलग है कि हम स्क्रिप्ट या कहानी समझकर, फिक्शन समझकर उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, आप गौर कीजिए। और इसमें एक शब्द भी मुझे समझ में आया जिसका उपयोग किया गया, और वो था वीक मोमेंट। मतलब वीक मोमेंट, ये जो वीक मोमेंट होता है ये आपसे क्या से क्या करवा देता है आपको पता ही नहीं चलता है। कभी कभी कोई चीज़ें आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन उस वीक मोमेंट में आप कर जाते हो, लेकिन वो वीक मोमेंट आपको आपकी गलती सुधारने का कोई मौका नहीं देता है। क्योंकि जो गलती हो जाती है, कहते ना तीर कमान से चल जाता है तो वो वापस लौटता नहीं है। तो जो वीक मोमेंट में की हुई घटनाएं हैं वो घट जाती हैं, वो घटनाएं हट नहीं सकती हैं, मिट नहीं सकती हैं। तो ये जो वीक मोमेंट है ना, इसकी मुझे बातें थोड़ी समझ में आई कि जितनी ऐसे मिस्टीरियस डेथ वगैरह हम सेलिब्रिटीज़ की सुनते हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो कातिल होते हैं वो उनके साथ में रहने वाले होते हैं, और उन्हीं वो जो लोग होते हैं ना, वो अपनी उस गिल्ट को छुपाने के लिए जो हैं वो इस तरह की भूमिकाएं रचते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने ये जो कांड किया होता है ना, कभी कभी लगता है मुझे, और ये सीरीज़ देखने के बाद और चीज़ों पे गौर करने के बाद मुझे लगता है कि वो भी शायद वीक मोमेंट में ऐसी हरकत कर बैठते हैं। वो करना तो नहीं चाहते, लेकिन कहते ना एकदम से
हीट ऑफ द मोमेंट वो चीज़ हो जाती है। प्रेशर में आकर आप कर तो देते हो, फिर आप कहते हो नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब आप कुछ कर तो सकते नहीं हो, अब आप कुछ बोल तो सकते नहीं हो, तो फिर आप जो है आप उस चीज़ को कवर अप करने के लिए फिर बहुत कुछ ड्रामा क्रिएट करते हो। लेकिन जो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है वो सब कुछ बता देता है कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन वही वाली बात है कि झूठ को इस तरीके से दिखाया हुआ होता है कि सच सामने होते हुए भी झूठ ज़्यादा बेहतर लग रहा होता है। तो ये चीज़ मुझे ना इस वेब सीरीज़ से जानने को मिली और काफ़ी गौर करने वाली मिली। इसमें एक बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस हैं जो इसमें जो राज नागपाल हैं, जो जिसका किरदार निभाया है मोहम्मद ज़ीशान अयूब ने, वो भी एक्ट्रेस जो हैं अपने ज़माने में फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। उनके काफ़ी कनेक्शंस हैं बॉलीवुड में। शेखर कपूर और देवानंद की वो रिलेटिव हैं। और एक फ़िल्म का मैंने रिव्यू किया था कुछ समय पहले, रुक्मणी देवी की हवेली करके, उसमें भी ये थी अपने यंग डेज़ में जब ये थी, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने उनको पहचान लिया। ये आर्या नाम की वेब सीरीज़ जो सुष्मिता सेन की थी उसमें भी थी, और काफ़ी इनका भी रोल अच्छा है और इन्होंने भी अपने रोल के साथ जो है वो न्याय ही किया है। ओवरऑल आपको काफ़ी कुछ दाव पेच सीखने को मिलेंगे। ये जो पूरा जो इस सीज़न की जो सबसे बड़ी हाईलाइट पॉइंट है कि इसमें 3 लोग हैं, एक विक्टिम और 2 सस्पेक्ट, यानी सुरवीन चावला और दूसरे ये मोहम्मद ज़ीशान अयूब। आई होप मैं सही नाम ले रही हूँ। तो इनके जो वकील हैं वो अलग अलग हैं। यानी जो विक्टिम थी आशा नेगी, उसकी वकील श्वेता प्रसाद बासु हैं, सुरवीन चावला की मीता वशिष्ठ हैं, और पंकज त्रिपाठी जो हैं वो मोहम्मद ज़ीशान अयूब के जो हैं वो वकील हैं। सॉरी, मैं थोड़ा नाम लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि नाम काफ़ी लंबा है, तो मैं नहीं चाहती कि नाम जो है मैं थोड़ा गलत लूँ, इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, थोड़ा पॉज ले रही हूँ, तो माफ़ी चाहती हूँ। तो ये काफ़ी एक अलग चीज़ मुझे देखने को मिली। देखिए, मैं इतना लॉ स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से ही मुझे देखने को मिला कि कभी कभी जो हैं 3 अलग अलग वकील जो हैं एक केस के लिए जो हैं वो पैरवी करते हैं। ये एक डिफरेंट चीज़ इन्होंने इस सीज़न में दिखाई। अक्सर हम 2 वकील को लड़ते भिड़ते कोर्ट रूम में देखते हैं, एक विक्टिम होता है, दूसरा सस्पेक्ट होता है, लेकिन यहाँ 3 लॉयर्स थे। तो 3 लॉयर्स को प्लेटफॉर्म देना, बोलने का मौका देना, अच्छे डायलॉग्स देना, ये काफ़ी आसान नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू होल टीम। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, और पंकज त्रिपाठी का जो ये अंदाज़ है वो काफ़ी अच्छा है, आम इंसान के साथ कनेक्ट होता है, और उनकी नेचुरल एक्टिंग, वो बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है क्योंकि बहुत ही नेचुरल उनका डिलीवरी करने का अंदाज़ है, जो डायलॉग डिलीवरी करने का अंदाज़ है। उनकी पत्नी का रोल निभाया है खुशबू आत्रे ने, जो कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं और काफ़ी सीरीज़ में, सीरियल में भी वो आ चुकी हैं, लेकिन इस सीज़न से उनको अच्छी खासी पहचान मिली। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब ये सीज़न आया था तब इसके सिर्फ 3 एपिसोड क्यों डाले गए, बाकियों को क्यों हर हफ्ते एक एक अपलोड होता था, क्योंकि हमें लगता था कि पता नहीं हाइप क्रिएट करने के लिए, लेकिन नहीं। जब मैंने ये सीज़न देखा ना तब मुझे समझ में आया, क्योंकि अगर सारे सीज़न इकट्ठे ये लोग अपलोड कर देते ना तो पब्लिक को पता चल जाता, फिर पब्लिक को पता चल जाता तो फिर दूसरे बंदे को भी पता चल जाता, क्योंकि हर कोई जब कोई अपने घर में, देखो हर किसी का टेस्ट अलग होता है, बहुत कम होता है कि एक ही घर में एक ही टीवी पर बैठकर लोग एक ही चीज़ें देखते हैं। वो पहले हुआ करता था कि एक सीरियल पूरा परिवार बैठ के देखता था। अब किसी को वेब सीरीज़ देखनी है, किसी को यूट्यूब पे पिक्चर देखनी है, किसी को सीरियल देखना है, तो सबकी चॉइसेस अलग हो गई हैं। सब मोबाइल लेकर अपना अलग अलग घर के कोने में पड़े हैं। तो अगर इस सीज़न की हाइप थी तो अगर पहले से ही सारे सीज़न के एपिसोड को अपलोड कर दिया जाता तो सारी जो वो कहते हैं ना वो एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाती, लोगों को पता चल जाता,
कहीं ना कहीं से वो कहते हैं ना, वो भेद खुल जाता कि एक्चुअल में एंड कैसा होगा। क्योंकि वाकई जब आप इस शो के एंड एपिसोड तक पहुंचते हैं तो डेफिनेटली नेल बाइटिंग सिचुएशन तो आ ही जाती है कि यार ये नहीं तो फिर कौन, अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर कौन है, कौन। तो ये जो एक कहते हैं ना, इंसान कहता है कि यार आपको एक्साइटमेंट भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो, ये एक सबसे बड़ा जो एक कहते हैं ना एक रिवॉर्ड होता है डायरेक्टर के लिए, आर्टिस्ट के लिए, राइटर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, सबके लिए, कि लोगों में एक अजीब सी एक एक्साइटमेंट का गुस्सा है कि भाई लोग कह रहे हैं कि भाई देखो देखो कौन है कौन है। तो अब मुझे समझ में आया, पहले मुझे था कि यार ऐसा क्यों किया, सारे अपलोड कर देने चाहिए थे, लेकिन मुझे जब मैंने ये देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ और समझ में आया कि ये जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, ये हाई प्रोफाइल जो ज़िंदगी जीते हैं किसी भी पोस्ट में हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कोई बड़े हाई प्रोफाइल किसी ओहदे में हो, जैसे इसमें ये बहुत बड़े सर्जन थे मिस्टर राज नागपाल, इन लोगों की पर्सनल लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है क्योंकि रिलेशनशिप में भी इनकी लाइफ में उतने ही कॉम्प्लिकेशंस हो रहे होते हैं। भले ही करियर में ये कितने अवार्ड जीत लें, लेकिन इनकी जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें इनको जो है वो ज़ीरो नंबर ही मिल रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि भाई एक आदमी है जिसकी एक गर्लफ्रेंड है, बीवी है, और गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया है, और वो और उसकी एक्स वाइफ जिससे वो सिर्फ सेपरेटेड है, डिवोर्स नहीं लिया है, वो जेल चले जाते हैं। फिर उनकी एक बेटी है जो स्पेशल नीड्स में है। तो काफ़ी सेंसिटिव चीज़ों को भी बड़े इंटेलिजेंटली हैंडल किया गया। रियलिटी दिखाई गई कि जब इंसान एक नाव में रहकर दूसरी नाव में अपना पैर फंसा लेता है तो फिर ना वो घर का रहता है ना घाट का रहता है। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन जो बड़े बुज़ुर्ग लोग जो कहावतें बनाकर गए हैं वो झूठ तो नहीं है, और आपको इस सीज़न में यही देखने को मिलेगी। माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ी फंबल हो रही हूँ क्योंकि कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन वही वाली बात है, जब आप रिकॉर्ड करने बैठो तो आपको फिर लगता है कि कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे हो, क्योंकि मैं कोई पेपर लेकर तो बैठी नहीं होती हूँ। क्योंकि पेपर लेकर वो बात नहीं आती है जो बिना पेपर देखे, जो एक वो होता है ना कनेक्शन, एक डेप्थ में आप बात कर सकते हो। पेपर लेकर तो ऐसा लगता है कि आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, वो मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। तो बस इसी वजह से थोड़ी फंबल हो रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और आप लोग भी बताइएगा अगर आप लोगों ने ये सीज़न देखा है या नहीं देखा है, या आप देखना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं कोई ज़्यादा इसकी कहानी अभी भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है शायद अभी भी लोगों ने ये ना देखा हो। तो मैं तो चाहूँगी कि ये हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इसके 8 एपिसोड अब आ चुके हैं, तो बिल्कुल आप आराम से देखिएगा। क्योंकि जब इसके 8 एपिसोड अपलोड हो गए थे ना, तभी मैंने देखा था। उससे पहले मैंने इसके दूसरा तीसरा सीज़न निपटाया, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि ये शो कैसा है। क्योंकि पहला सीज़न मैंने काफ़ी साल पहले देखा था, विक्रांत मैसी वाला। तो ये सीज़न में जो ये दूसरा तीसरा है, इसका क्या स्टेटस है, क्या है, तो मैं ये देखना चाहती थी। तो बस इतना ही मैं कहूँगी कि आप लोग भी अपना ओपिनियन बताइएगा, और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मुझे माफ़ी दीजिएगा। क्योंकि एज़ यूजुअल होता यही है कि मैं जब बंद करती हूँ वीडियो तब मुझे याद आता है, अरे ये पॉइंट तो मैंने बोला नहीं, ये तो बोला नहीं। अब हर चीज़ आप कमेंट सेक्शन में तो लिख नहीं सकते, तो बस यहीं पर मैं थोड़ी गच्चा खा जाती हूँ। बट एनीवे, आप लोगों का मुझे इंतज़ार रहेगा ओपिनियन का। आप लोगों का क्या इसके वेब सीरीज़ को देखने का क्या नज़रिया रहा। हो सकता है आपको ये ना भी पसंद आई हो, सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, सबका अपना एक विज़न होता है। जो भी रहा, आप अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपको किसकी एक्टिंग बेहतर लगी, और क्या आपने एक्सपेक्ट किया था और क्या आपको देखने को मिला। अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। मेरी तरफ से तो इस वेब सीरीज़ को मैं थम्स अप देना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप ये देखें। हाँ, थोड़ा सा अडल्ट कंटेंट है इसमें, फैमिली के साथ आप शायद नहीं देख सकते, बट वैसे आप देख सकते हैं, और आपको काफ़ी, आपका जो माइंड है वो काफ़ी एंगेज रहेगा। आप काफ़ी ज़्यादा डूब जाएंगे, घुस जाएंगे सीरीज़ में।
तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है राइटर्स के लिए। तो एक बार फिर से सबको जाते जाते मेरा ग्रैंड सल्यूट है। और मैं ऐसी ही सीरीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ जिसमें थ्रिल हो, सस्पेंस हो, और एक अच्छे तरीके से उसको डायरेक्ट किया हो, अच्छा स्क्रीन प्ले हो, अच्छी एक्टिंग हो, तभी जाकर एक बेहतरीन फ़िल्म बनती है या एक वेब सीरीज़ बनती है। और मुझे लगता है वेब सीरीज़ बनानी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और अगर आप इसके एक से ज़्यादा सीज़न बना रहे हो तो जो कहानियाँ आप छोड़ चुके हो उनको पहले दूसरे सीज़न में, तो उनको वापस से मिलाना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मुझे लगता है कि वेब सीरीज़ को लिखना कोई आसान काम नहीं है। तो बस अब इसी के साथ अब मैं अलविदा कहती हूँ आप लोगों को, और बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।